Welcome student, this is our lecture number 11th. Lecture 11th, class +2, यूनिट 3rd. आज का जो हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो करने से पहले कल जो हमने टॉपिक किया था टॉर्क वाला, मैं उस पर एक बार जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे हमने एक माइनर पॉइंट छोड़ दिया था. माइनर पॉइंट कौन सा छोड़ा भाई? हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था उसका, बिल्कुल बारीक सा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. ये हमने यहीं पे इसी के लिए समझ लो बस आप. रिजल्ट हम कहाँ पे निकाल के छोड़ के गए थे? M इज इक्वल टू या टॉर्क इज इक्वल टू MB कोस थीटा. ये रिजल्ट यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक एक तरीके से हम बात. लेकिन जो आज हमें यूज करना है, जो जहाँ पे आगे हमें यूज करना है वहाँ पे थोड़ा चेंज. ये एंगल थीटा हमारा. अब यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं. नॉर्मल इस प्लेन के जो नॉर्मल है वो हम ड्रा कर रहे हैं, वो इस तरीके से, ठीक है. इस तरीके से क्या है कि वो जो कॉइल हमारा इसके साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? अल्फा. एक परपेंडिकुलर हमारे पास जो अल्फा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ? इसके साथ जो कॉइल है. मतलब कहने का ये है हमारे पास, यदि हम थीटा प्लस अल्फा निकाले तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 90 डिग्री. एक नॉर्मल ड्रा किया, प्लेन के नॉर्मल ड्रा किया, सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं. जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी उसके साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, और जो कॉइल है हमारे पास इसकी जो ब्रेथ है इसके साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा है. तो यहां से यदि हम वैल्यू निकालें किसकी? थीटा की, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 90 माइनस अल्फा. इधर निकालें MB कोस 90 माइनस अल्फा, ये क्या मिलेगा? MB साइन अल्फा. और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? M क्रॉस B. ये वैल्यू आएगी हमारे पास M क्रॉस B. ध्यान देना, यदि यहाँ से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे, किस डायरेक्शन में निकालेंगे? यहाँ पे दोबारा से राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई होगा कि यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इसमें भी राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना, ध्यान दे लेना. यदि ये इस तरीके से जा रहे, मोमेंट हो रही है हमारी, मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की साइड इस तरीके से, टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे आएगी हमारे पास. ये जो तीसरी जो डायरेक्शन होगी राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसको हम इस तरीके से लिखे कि यदि हम ऐसे मूव कर रहे हैं M क्रॉस B, ये पहले भी यूज किया होगा हमने इस तरीके से. M है हमारा इस साइड से ऊपर की साइड जा रहा है, तो ऊपर की साइड हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? टॉर्क की डायरेक्शन होगी. ये हमें आज यूज करना है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया. एक बार देख लो इसको, शायद हो गया होगा क्लियर. कुछ भी नहीं, ये थीटा था, हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है. नॉर्मल किसके है? जो प्लेन हमारा इसके नॉर्मल है, ठीक है. अब इसमें हमें करना क्या है भाई कि जो अल्फा है हमारे पास वो इस तरीके से है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है. थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, जो कल हमारा लास्ट रिजल्ट था, ये वैल्यू आ गई. तो ये किसको रिप्रेजेंट करे? और टॉर्क की डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, जो मैंने यहाँ से बता दिया कि मोमेंट यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाएगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या शो करेगा? हम टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है. अब पहले हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की. कर लेना इसको मॉडिफाई भी, थोड़ा आगे बढ़ा लेना उस टॉपिक में ना. अब जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MCG, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है. अब इसको एक बार पहले समझा देते हैं, यदि आपकी समझ में आ गया. पहली बात तो एक डिवाइस होता है, शेप में छोटा ही होता है, किस कारण? करंट को, स्मॉल करंट को हम मेजर कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं. लेकिन ये काम कैसे करता है? बाकी सारी चीज थ्योरेटिकल है, वो तो आप कर ही लोगे. दिक्कत कहाँ पे आएगी? वर्किंग समझने में इसकी थोड़ी डाउट होती है बच्चों को. और एक बार यदि आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान लगा के समझोगे, आप कभी भी नहीं भूलने वाले उसको. अब देखो होता कैसे क्या है. यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मार्कर मना कर रहा है कि सर अभी थोड़ा रुको आप.
अभी मैं साथ नहीं देने वाला आपका, तो आप थोड़ा रुको। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको बीच में से हमने यहाँ पे एक कॉइल मान लिया, सिलेंड्रिकल कॉइल, वो रख दिया, ठीक है। ये बिल्कुल जो बेसिक अरेंजमेंट है मैं वो बताने वाला हूँ, बाकी डीपली जब हम लिखेंगे उसमें मैं लिखवा ही दूंगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि चीज़ है क्या रियल में। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यदि हम यहाँ से बात करें तो क्या देखते हैं भाई, करंट आया, करंट हमें इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाना है, तो इसके लपेटनी तो पड़ेगी ये वायर इस तरीके से, और यहाँ से हमने भेज दिया वो बाहर। करंट आया नीचे की साइड, इधर गया, इधर से इसमें से करंट, ये कॉइल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, सिलेंड्रिकल शेप में ले ली। इसका मतलब क्या, ये केवल हमने यहाँ पे किस लिए लगाई है कि भाई वायर हवा में तो रुकेगी नहीं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट रखना तो इसलिए हमने कॉइल मान ली, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यदि हम बात करें भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इसमें है ये डायरेक्शन, करंट हमारा इधर ऐसे जा रहा है, तो जो हमारा एम है मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर उसमें हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यदि हम निकालें तो बाहर की साइड होगी, एम है वो बाहर की साइड आ गया, इस साइड इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो करंट है वो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस साइड डायरेक्शन में होगा, बाहर। बी की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बाहर की साइड। अब जो वायर है भाई, ये जो वायर हमने यहाँ पे लटकाई है वो एक टोरेजन वायर है, जिसको टोरेजन वायर बोलते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ पे पड़ी है, एक बार +1 क्लास में एक टॉपिक आता है, यदि सपोज करो कोई वायर हमने नीचे लटका दी, इस तरीके से मैंने एक वायर लटका रखी है, यदि मैं उसको किसी एंगल के साथ इस तरीके से ट्विस्ट करता हूँ, वायर है नीचे लटका रखी है, इस तरीके से ट्विस्ट किया हमने, तो क्या होगा, उसको अपनी नेचुरल पोजीशन पे लेके जाने के लिए एक टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एक टॉर्क, एक फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको शेप चेंज करेगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या, जो टॉर्क यदि हम निकालेंगे तो वो होता है -c थीटा के इक्वल। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जो इसमें हम g लेके चलने वाले हैं। थीटा क्या है, जिस एंगल के साथ हमने वो ट्विस्ट की, जो था हमारे पास, सपोज करो भाई एक वायर है, ऊपर का एक एंड इसका फिक्स है, नीचे वाला ठीक हमने ऐसे घुमा दिया तो बैंड होगी, ट्विस्ट हो जाएगी। अब ये वापस भी तो अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे ना, हम इसको वापस लेके जब आएंगे हम इसको, उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, वापस कौन लेके आएगा, हमने तो इसको घुमा दिया इस तरीके, वापस इसको अपनी जगह पे लेके आने के लिए हमें एक फोर्स ये होता है। वो फोर्स कौन सा होगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको अपनी जगह पे वापस लेके आएगा। तो वहां पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो होता है इसके इक्वल होता है हमारा, ठीक है। आ गया रिजल्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं वही वायर हमने इस तरीके से की वायर यहाँ पे लगाई, जिसका ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है, नीचे हमने सिलेंडर के साथ ये इस तरीके से ही कर लो भाई इसको, ये जो वायर वही वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, मतलब बाहर की साइड आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट ये m हमारा ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से जाएगा, इसको हमें ट्विस्ट करवा इस तरीके से, ऐसे जा रहा है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर है, हो भी सकते नहीं भी, एक तरीके से मान लिया हमने, इनिशियली मान लिया परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में जब जाएगा, m इस डायरेक्शन में है, ये b की डायरेक्शन में, जब ये इस साइड में ट्रेवल करेगा तो ऊपर की साइड क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई होगा तो हम क्या देखेंगे, वो इसको ट्विस्ट करवाएगा। अब ये जो ट्विस्ट हुआ है वही सेम, यदि हम यहाँ बात करें इस तरीके से है, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ट्विस्ट आएगा हमारे पास।
अब हमने सपोज क्या कर लिया, थीटा, टॉर्क अप्लाई होगा हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेम थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस एंगल के साथ हम उसको लेके आ रहे, किस एंगल के साथ हमारा हमने ये ट्विस्ट हुआ है, उसी के हिसाब से तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको कम करने के लिए। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा भाई, हमने इसको हटा के कांस्टेंट यूज कर लिया, क्या, थीटा के कांस्टेंट हमारे पास, थीटा किस एंगल के साथ ट्विस्ट हुआ है वो। यदि हम थीटा की वैल्यू, के की वैल्यू, सॉरी टॉर्क की वैल्यू हमें पता है क्या, m क्रॉस b होती, m की वैल्यू NIA/B, इसको हटाएंगे तो साइन अल्फा, आगे वैल्यू यहाँ पे पुट करवाई, NIA/B साइन अल्फा इज इक्वल टू के थीटा। यदि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, NIA/B इज इक्वल टू के थीटा, I इज इक्वल टू के अपॉन NAB थीटा, ठीक है। अब यदि हम पहले बात करें के की वैल्यू भाई हर वायर के लिए अलग अलग होती है, ये हमें पता होगा। इस सब की जगह पे मैं लिख देता हूँ गी, जो होगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, I इज इक्वल टू जी थीटा। अब इसमें देखो होता क्या है भाई, के हमारे लिए जो मैंने वायर का आपको एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से होती है, यहाँ पे हमने कोई भी वायर लटका दी। अब जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, इस वायर को हम रोटेट करेंगे, इसमें क्या होगा, एंगल के साथ ही होगी वो कुछ, उसको रिकवर करने के लिए क्या आता है हमारे पास, एक टॉर्क आएगा, एक पहले रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स मिलके दोनों वहां पे क्या एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो उसको अपनी जगह पे लेके आते। अब करते दोबारा हमारे इस टॉपिक पे बात, ये तो था मैथमेटिकल रिजल्ट, ठीक आ जाएगा, लेकिन इसको दोबारा समझने की कोशिश करो एक बार। भाई हमारे पास एक वायर थी, ठीक है, उसमें से हमें करंट पास करवाना है। वायर किस टाइप की है, टोरेजन वो है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा फिक्स होगा, नीचे से ऐसे रोटेट करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आएगा और टॉर्क उसको घुमाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पे बात करें कि ये सर ये कॉइल क्यों लगा दी, भैया कॉइल हमने इस तरीके से लगाई है कि इसको रोक सके वायर को इसके अंदर। अब हम यदि यहाँ पे बात करें भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा हमारे पास वो बाहर की साइड होगा। करंट ऐसे आ रहा है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यदि यहाँ पे बात करें भाई करंट नीचे की साइड है, ये मैग्नेटिक उसकी, तो बाहर की साइड कौन होगा हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट m जो है, हमें टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये पता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या पता है, यदि हमारा b इस डायरेक्शन में हो और m ये हो, m का किस साइड मूव कर रहा हो, b की साइड, ठीक है, तो ऊपर की साइड हमारा क्या आता है, इस तरीके से है भाई, m b की साइड मूव करेगा तो ये थंब है, किसकी रिप्रेजेंट, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन को। अब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बाहर की साइड है, ये डायरेक्शन किसकी है, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। जब ये ऐसे मूव करेगा, वायर हमारी, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे की साइड जाएगा, तो क्या हम देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टॉर्क आ गया हमारे पास। अब आप कहोगे सर मैंने ये बताया है कि जो निडल हम देखते हैं वो निडल इसी सिलेंडर पे लगी हुई होती, वही ऐसी जब ही घूमती है, वो जब ये ऐसे जा रहा है तो कहोगे सर ये रुकेगी कैसे, भाई एक स्टेट हमारे पास इक्विलिब्रियम की आएगी। इक्विलिब्रियम मतलब जब दोनों रिस्टोरिंग फोर्स और ट्विस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस जगह पे नीडल आपने देखी होगी ना, ऐसे है हमारे पास, तो इस तरीके से घूमती, तो एक जगह पे जाके रुकेगी कैसे, हमने बताया ट्विस्ट आया वो इधर गई, वापस उसको रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन एक जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन आने का मतलब क्या होगा कि जितना हमने यहाँ अप्लाई किया उतना यदि वापस मिल गया हमें, ठीक है, वो उस टाइम पे क्या होगा, जो मैंने ये कंडीशन लिखी है इज इक्वल टू के थीटा, ये वही है हमारे पास, वही स्टेट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। जब दोनों ही वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाएंगी, तो वो निडल है वो वहीं पे रुक जाएगी, जैसी एज इट इज वहीं पे रुक जाएगी। ये पढ़ना हमें इसके अंदर बेसिकली। दोबारा देख लो एक बार, दोबारा बता देता हूँ भाई, एक दो मैग्नेटिक लगे वो होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं हमारे पास, इनके बीच में हमने एक कॉइल को रख दिया, एक वायर पास करवाई जिसके अंदर से करंट पास होगा, वायर इस तरीके से कि उसका ऊपर वाला हिस्सा फिक्स, नीचे से हम उसको वो टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं भाई, मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाहर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क आएगा वो ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। टॉर्क आ गया हमारे पास, वो वायर ट्विस्ट करवाई हमने। अब
उसको वापस लेके आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा, जो हमने टॉर्क इज इक्वल टू टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, टॉर्क जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, वो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। उस जगह पे हम जाके क्या कहेंगे कि वो रुक गया, वहां पे निडल हमारी वहां पे रुक गई। ठीक है, और बाकी इसके एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे क्यों लिख दिया है, वरना ये लेक्चर हमारा लंबा हो जाता है। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था, कुछ मैथमेटिकल ड्राइव करने का था नहीं, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड पे लिख दिया। अब देख लो लिखा हुआ क्या है। पहले तो हमने डिफाइन किया है क्या होता है गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है जो किस काम करने में यूज करते हैं हम, स्मॉल जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के काम आता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भाई, इस प्रिंसिपल पे है कि यदि हमने कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसको रख दिया, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क। अब इसकी यदि बात करें कंस्ट्रक्शन की, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल PQRS1, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने मान ली, ठीक है, और इसको एक जो सिलेंड्रिकल है हमारे पास फ्रेम बनाया हुआ है उसको लपेटा हुआ है। किसका है ये, आयरन फ्रेम है हमारे पास, सॉरी ब्रास का जो फ्रेम है हमारे पास, किसका लिया हुआ है, एक आयरन कोर इसके अंदर रखी हुई है हमने। और इसको किस तरीके से अरेंज किया है कि जब ये रोटेट करे, जब ये रोटेट करे तो इस कोर के टच ना हो, ये लिख भी रखा होगा। एंड आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फ्रेम सच दैट द फ्रेम एंड द कॉइल कैन रोटेट अबाउट द आयरन कोर विदाउट टचिंग इट। ठीक है, अब जो एक एंड है कॉइल का, इसको हमने टोरेजन हेड H बोल दिया, उसके कनेक्ट है, और ये टर्मिनल T1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, M हमारे पास एक कनकेव मिरर लगा रखा जो रिफ्लेक्शन होगा, जो इसका डिफ्लेक्ट होगा, सॉरी, उसको शो करने के लिए कनेक्टेड टू टर्मिनल T1 है भैया, T1 आएगा इधर। ठीक है, और एक फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लगा रखी हमने यहाँ पे, कनेक्ट कर रखा है T1 को। One end of the coil is connected to torsion head H by using phosphor bronze strip। मैंने आपको बताया था हर टाइप की वायर के लिए जो कांस्टेंट होगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, ऐसा हमने स्प्रिंग लगा रखा है जो डिफ्लेक्शन शो करने के काम आता है। ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे रोटेट होगा, यदि सपोज करो ऐसे रोटेट होगा तो वापस भी तो लेके आएंगे किसी तरीके, उसके लिए हमने क्या लगा रखा है, स्प्रिंग यूज कर रखा है। तो ये था आपके पास जो मेन कंस्ट्रक्शन हमने इसके अंदर की थी। टोरेजन हेड लगा दिए, मिरर लगा दिए, स्प्रिंग PQRS कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल रख दिया हमने जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। जो स्प्रिंग होगा उसको हम सेकेंड टोरेजन हेड T2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये था हमारा पहला पोर्शन। इसमें आगे देखो, इसकी हम यदि बात करें इसकी वर्किंग के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें किसकी भाई, इसकी वर्किंग की बात करेंगे हम। वर्किंग में क्या बताएंगे कि जो बाहर से टॉर्क अप्लाई हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो हमारे पास जो टॉर्क अप्लाई हुआ है वो हमारे पास इक्वल होगा टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा। एक टॉर्क मैंने आपको बताया था कि बाहर से अप्लाई होगा, एक टॉर्क अंदर से आएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, जब हमारे पास इक्वल आएगी उस टाइम पे हम डिफ्लेक्शन देख सकते हैं इसके अंदर। यदि हमारे पास दोनों टॉर्क की वैल्यू बराबर नहीं तो बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, निडल एक जगह पे रुकेगी नहीं। ठीक है, वो हम देखते हैं। वर्किंग की यदि बात करें, here L is the length of the coil and B is the breadth of coil, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, such that PQ is equal to L और Q R हमने क्या मान ली, B। ठीक है,
अब यदि हम क्या मान के चले इसमें भाई, ये सारी चीज़ें देखो हमने कंसिडर की। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास कब अप्लाई हो पाएंगी, जब हम इसके अंदर यदि ये देखते हैं क्या कि एक्सटर्नल टॉर्क और इसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जब एक्सटर्नल टॉर्क और दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होंगी इक्वल, उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है रीडिंग हम देख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये करना है हमें इसके अंदर। अब यदि हम बात करें n be the number of turns and I be the current, then torque is given by क्या होगा n i a b साइन अल्फा। n हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, i क्या है, करंट, अल्फा क्या है, एंगल विद नॉर्मल टू प्लेन, बी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारे केस हमने बता दिए। अब हमने क्या बताया है कि जो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्सटर्नल टॉर्क is equal to total restoring torque, मतलब टाउ इज इक्वल टू के थीटा। टाउ इज इक्वल टू, ये वो जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होता है जो हर वायर के लिए अलग अलग हो सकता है। टाउ इज इक्वल टू के थीटा, यहाँ से यदि वैल्यू निकालें, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है भाई हमारे पास, तो n i a b इज इक्वल टू के थीटा, i इज इक्वल टू के अपॉन n i a, सॉरी n a b थीटा, और k इज इक्वल टू, या इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू g थीटा, where g is equal to k n a b, और g क्या होगा हमारे पास, and g is गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और g की वैल्यू यदि हम लिखें तो क्या हो सकती, सॉरी यहाँ से हमें क्या मिल गया कि i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई थीटा के, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा i की। मतलब जो करंट की वैल्यू हमें मेजर करनी है वो डिफ्लेक्शन, थीटा क्या है इधर भाई, थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उस वायर में, उसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इसके कुछ स्पेशल केस बचते हैं, वो हम कल वाले लेक्चर, एक दो टॉपिक और रहते हैं वो और कर लेते हैं आज। पहला है हमारा करंट सेंसिटिविटी, IS for a galvanometer may be defined as the deflection given by galvanometer when unit current passing through it। ठीक है, जब हमारे पास भाई कोई भी एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है
मतलब इसको रिप्रेजेंट करते आई एस क्या होती है थीटा बाई आई, व्हेन आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर आई एस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब हमें पता है क्या क्या होता है करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है भाई, थोड़ी सी भी चेंजमेंट आए उसको यदि हम फाइंड आउट कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो भाई, करंट में बिल्कुल स्मॉल चेंज आया, एक एम्पियर का चेंज आया, एक ये यूनिट लिख लो भाई, इसको यूनिट करंट लिख रखा है, कोई भी एक यूनिट का चेंजमेंट आए और जब हमें जो डिफ्लेक्शन देखने को मिले उसको हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई, एक हमें अभी रिजल्ट निकाला था क्या कि एन आई ए बी इज इक्वल टू थीटा, के थीटा था हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी थीटा, ये था। और यदि यहाँ से हम वैल्यू निकालें किसकी, थीटा बाई आई, यहाँ पे क्या यूज करना है, थीटा बाई आई, यहाँ से वैल्यू निकाले तो एन ए बी बाई के इज इक्वल टू थीटा बाई आई, इसको उधर भेज दिया, आई को इधर ले आए, ये और ये वैल्यू किसकी हो गया हमारे पास, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट यदि निकाले हम थीटा रेडियन पर एम्पियर, क्या हो जाएगी यूनिट, रेडियन पर एम्पियर। ये तो किसके लिए था भाई, करंट सेंसिटिविटी के लिए, कि जब हम भाई उसकी सिंगल चेंजमेंट लेके आए तब उसके अंदर कितना हमें डिफ्लेक्शन शो होता है, उसके लिए था। अब यदि हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, द डिफ्लेक्शन गिवन बाय गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल is applied through its end। जब हम यूनिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उस टाइम पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम बोलते हैं, ठीक है, वी एस बाई वी। आसान है बिल्कुल भाई, करंट की वैल्यू 1 थी तो उसके लिए वो पहले वाला था, वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो इसके लिए दूसरे वाला हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। अब V की वैल्यू क्या बताई हमने, 1, तो वी एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, थीटा के, लिख सकते हैं हम ये। अब वही सेम यदि हम इसमें बात करें तो भाई अभी हमने एक रिजल्ट निकाला था, Q बाई आई इज इक्वल टू किसकी निकाला था, एन ए बी बाई के निकाला था ये रिजल्ट। ठीक है, इसका यूज करने वाले हम, ये आ गई वैल्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह पे क्या लिख दिया हमने, आई आर। ठीक है, अब Q बाई आई, Q बाई आई की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है, इसको पुट कर दो तो वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एन ए बी अपॉन के आर। इसकी यूनिट निकालेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्ट, क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, तो इसके साथ आपका गैल्वेनोमीटर वाला ये टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें एक और है कि हाई सेंसिटिविटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो हम कल पढ़ लेंगे। उसके अंदर हम क्या बताएंगे भाई, हाई सेंसिटिविटी तब होगा जब बिल्कुल स्मॉल चेंजमेंट आए करंट या पोटेंशियल में और हमारा बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, उसको हम बोलते हैं। बाकी कल करते हैं। ठीक, थैंक यू।